तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा पूछा कि अभी जो पूछा वही उत्तर दे दो। हाँ, वही ये तो इनको मिल गया। बजट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और बिंदु संख्या 188 तहत मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा, माल का खेड़ा पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 359। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 तहसील बिलाड़ा, तहसील पीपाड़ शहर, तहसील लूणी एवं तहसील जोधपुर में वन विभाग के नाम भूमि आरक्षित है तथा तहसील कुड़ी भक्तासनी में वन भूमि आरक्षित नहीं है। उक्त तहसीलों में आरक्षित वन भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हां, उक्त वन खंडों में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन जिन वन खंडों के संबंध में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई हैं, उन पर तथा विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आए अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन पर वर्ष 2024 एवं 2025 में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 2 एवं 3 पर संलग्न है। खंड 3, वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत जनोपयोगी कार्यों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 की प्रति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में जो आपने परिशिष्ट 1 और 2 में जो 14 गांव और उन 14 गांवों के जो आपने जमीन हेक्टर्स में दी है करीब 1593 हेक्टर, उसमें जूली फ्लोरा के पेड़ पौधों का उन्मूलन जो 5 वर्षों में किया गया, उस पर कितना व्यय किया गया और किस किस ग्राम में कितनी कितनी भूमि से इन पेड़ पौधों का उन्मूलन किया गया, साथ में उक्त भूमि में गत 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जूली फ्लोरा के उन्मूलन के संदर्भ में प्रश्न किया है, उस बारे में बताना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्षों में 6.50 हेक्टेयर वन भूमि से जूली फ्लोरा का उन्मूलन कराया गया है, जिस पर कुल रुपए 2,06,000 रुपए का व्यय किया गया है। उक्त उन्मूलन कार्य ग्राम पंचायत हरियाणा में कराया गया है। साथ ही साथ आपने जिस पौधारोपण की बात करी है, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 25,000 पौधों का रोपण किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय कि जो आपने वन भूमि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रखी है, क्या उनका आपने भूमि का डिमार्केशन किया गया? कितने कितने सीमा स्तंभों के द्वारा वहां पे उसकी चाहे फेंसिंग हो, सूखी पत्थर की चुनाई हो, या किस तरह से अपने उसका डिमार्केशन किया गया? और उसी के साथ जो इनका वन भूमि इनके खाते में वन विभाग के नाम में दर्ज नहीं हुई, उसके पहले की जो बसावटें थी, जो गांव बसे हुए हैं, जैसे मेरे पड़ासला कला, पड़ासला खुर्द की भाटों की ढाणियां हैं, देवाशों की ढाणियां हैं, वो आपके वन विभाग को अलॉट नहीं हुई जमीन, उसके पहले की बसी हुई है, तो क्या उनको वापस बाहर निकालने के लिए आपने कोई ऐसा नियम बनाया है जिससे कि वो वापस अपनी बसावटों में बसे रहें? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बस्तियां 1980 के पहले की बसी हुई हैं, उनको लेकर के भारत सरकार का वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 1980 के तहत ही हम अनुमति दे सकते हैं। विशेष रूप से कोई जन उपयोगी कार्य जिसमें पानी की लाइन हो, सड़क का निर्माण हो, या आपके
शिक्षा से संबंधित काम हो, बिजली की लाइन डालने हो, उसी के लिए ही अनुमति है। साथ ही साथ आपने जो डिमार्केशन की बात करी उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आवश्यक 92 पिलर में से 72 पिलर, कापराड़ा में आवश्यक 238 पिलर में से 38 पिलर, होलपुर कला में आवश्यक 106 पिलर में से 58 पिलर और पड़सला कला में 56 पिलर में से 49 पिलर लगे हुए हैं। शेष वन खंडों में पिलरों के निर्माण का सीमांकन होने तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने सीमा ज्ञान के बारे में भी पूछा है, तो मैं उसके लिए एक ज्वाइंट सर्वे होता है और ज्वाइंट सर्वे करा लिया जाएगा और सीमा ज्ञान करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री रेवत राम डांगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या? संख्या 360। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 पुलिस थाना खींवसर के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। भूमि आवंटन की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। पुलिस थाना भावंडा के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु दिनांक 10/6/2022 को भूमि आवंटित की गई थी, किंतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया और पाचौड़ी थाना के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। माननीय सदस्य। खंड 2 पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के पत्र क्रमांक 778 दिनांक 26/4/2022 द्वारा पुलिस थाना खींवसर में 9 आवासीय भवनों एवं ट्यूबवेल निर्माण हेतु तखमीना राशि 2 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। अभी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। आगामी वर्षों में निर्माण कार्यों हेतु राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों से बजट आवंटन होने पर सभी जिला यूनिटों की मांग के अनुसार आनुपातिक आधार पर बजट आवंटित कराकर भवन निर्माण करवाया जाना संभव होगा। वर्तमान में पुलिस थाना भावंडा एवं पाचौड़ी में आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूर्व प्रश्न यह है कि भावंडा में आज़ादी के समय से पुलिस थाना है और उसकी बिल्डिंग भी 60-70 साल पुरानी है, जो अब जर्जर हालत में है। पुलिस थाना भावंडा के नए भवन व स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए 2022 में शंकुआस में हाईवे के नज़दीक भूमि आवंटन हुई थी, परंतु उसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने वो भूमि आवंटन निरस्त कर दिया और कलेक्टर नागौर को उसके नज़दीक ही भूमि आवंटन करने का आदेश दिया। लेकिन 3 साल बाद भी अभी तक भावंडा थाने व स्टाफ क्वार्टर के लिए शंकुआस में भूमि आवंटन नहीं हुई है। शंकुआस भावंडा थाने के क्षेत्राधिकार के बीचों बीच पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भावंडा थाने और स्टाफ क्वार्टर के लिए शंकुआस में हाईवे के नज़दीक कब तक भूमि आवंटन कर दी जाएगी और पांचौड़ी थाने का नया भवन व स्टाफ निर्माण की कार्रवाई कब तक पूरी कर ली जाएगी, ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी जो जमीन अलॉट हुई थी पूर्व में, वो हाईकोर्ट से आदेश से निरस्त हो गई। मैंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि उचित जमीन तलाशें और माननीय विधायक जी के कोई ध्यान में हो, कोई जमीन निर्विवाद हो, उसका आवंटन की प्रक्रिया कराने के लिए वो जिला कलेक्टर को बता दें। निश्चित रूप से जल्दी जमीन का आवंटन करा दिया जाएगा। जहाँ तक पाचौड़ी थाना के कर्मचारियों के आवास निर्माण की बात है, वो भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही भूमि आवंटन हो जाएगा और बजट की उपलब्धता होगी, हम निश्चित रूप से कराएंगे। अगला प्रश्न श्रीमती कल्पना देवी। हो गया? आप वही पढ़ो, पूरक प्रश्न तो है ही नहीं, आप तो पेज को पढ़ रहे हो। पूरक प्रश्न कोई पूछना है तो 1 मिनट पूर्व प्रश्न, दूसरा प्रश्न है पूछो ना, पढ़ो आप 2 लाइनें 4 लाइनें पूरा, आप पेज ही पढ़ रहे हो। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एसपी नागौर ने खींवसर थाने के स्टाफ आवास निर्माण के लिए 2022 में 2 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर भेजा, लेकिन अब तक राशि स्वीकृत नहीं हुई है। और राशि कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैंने खंड 2 में इसका उत्तर लिखित में माननीय सदस्य को आपके माध्यम से पहुंचवा दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 2 करोड़ की राशि का तखमीना बना करके भेजा गया है।
बजटीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद उस पर सकारात्मक रूप से विचार करके बजट उपलब्ध होगा तो काम करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 361। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में कला एवं पर्यटन की दृष्टि से स्मारक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से कोई सर्वे नहीं करवाया गया है, तथापि विभाग द्वारा संरक्षित घोषित स्मारक निम्न हैं। चट्टानों पर उत्कीर्ण शैल चित्र, शिव मठ मंदिर, चंद्रसेल मंदिर समूह, मानस गांव। खंड 2 उपरोक्ता अनुसार। खंड 3 पुरातत्व महत्व में संरक्षित चंद्रसेल मठ की छतरियों के जीर्णोद्धार मरम्मत की वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है। विभाग में बजट उपलब्धता तथा कार्य प्राथमिकता के आधार पर युक्त निर्णय लिया जाकर जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के कार्य करवाए जाते हैं। तथापि शिव मठ मंदिर चंद्रसेल पर पूर्व में वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 में विभाग द्वारा 154 लाख रुपए की राशि के संरक्षण व विकास कार्य संपादित करवाए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 4 वर्तमान में विभाग में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो चंद्रेसल मंदिर है ये बहुत ही सुंदर, भव्य और 11वीं सदी में बनाया गया मंदिर है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि चंद्रेश्वर शिव मंदिर को विभाग द्वारा कब संरक्षित किया गया एवं चंद्रेश्वर मठ एवं मंदिर पर कौन कौन से संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए गए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, शिव मठ मंदिर चंद्रसेल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में संरक्षित किया गया था और चंद्रसेल मठ एवं मंदिर में सभा मंडप का जीर्णोद्धार कार्य, फर्श, सैंडस्टोन फ्लोरिंग, लाइम प्लास्टर, कड़ा, शौचालय सुविधा, डस्टबिन, पाथवे, प्लिंथ, प्रोटेक्शन, स्टोन बेंच इत्यादि कार्य करवाए गए थे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि चंद्रेसल मंदिर पे जो मुख्य शिखर है उसमें क्रैक आ रहा है, तो इस शिखर का कार्य क्यों नहीं करवाया गया। जी अध्यक्ष महोदय, जो शिखर का कार्य था उसमें जो मैचिंग पत्थर नहीं मिलने की वजह से ये कार्य नहीं करवाया गया। मैं बिल्कुल माननीय सदस्य की जो बात है कि वहाँ पर क्रैक आ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो कॉन्जर्वेशन का कार्य है वो तुरंत ही मुझे लगता है करवाना आवश्यक है और वो करवाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेशन का कोई भी कार्य अगर हम लोग किसी भी पुराने आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट में करते हैं तो वहाँ बहुत ध्यान रखना होता है कि ऐसा कोई काम ना हो जो कि उससे मैचिंग ना हो, ऐसा कोई मटेरियल यूज में ना हो जो कि उससे मैचिंग ना हो, क्योंकि ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का मंदिर है। उसमें जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे और पूरा अच्छे एक्सपर्ट्स को बोर्ड में ऑन बोर्ड लेके ही करवाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल इसमें कंजर्वेशन का काम तो तुरंत करवाना आवश्यक है और वो हम लोग करवाएंगे। जल्दी करवाएं। माननीय महोदय, अगर हमारे सरकार कर लें कहते हैं जल्दी कब तक करेंगे। जल्दी में। अगला प्रश्न कि जय किशन पटेल जी। मेरे पास में जवाब आया, लेकिन मैं पूछना प्रश्न चाहूंगा। संख्या तो बोलो। प्रश्न संख्या 362। हाँ। जिसमें हमारा जो इलाका है दक्षिण राजस्थान के समीपवर्ती आता है, लास्ट गुजरात में आता है, तो मेरे वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे इलाज के लिए गुजरात तक उनको जाना पड़ता है, जिसमें आधे लोगों की तो कई लोगों की जान रास्ते में चली जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 जिला उप अस्पताल हैं और 39 PHCCHC हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर जूनियर स्पेशलिस्ट के 12 पद हैं, जिसमें वर्क 1 कर रहा है और 11 वैकेंट हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 7 पद हैं, जिनमें 3 वर्क कर रहे हैं, तो 4 वर्क कर रहे हैं और 3 वैकेंट हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के 31 पद हैं और वहाँ पर जो कार्यरत हैं वो 25 हैं और 6 हैं,
तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि यह पद कब तक भरेंगे, पहला। दूसरा, जो इसके साथ ही ANM से लगा के ARGL JR असिस्टेंट से नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, स्वीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, वार्ड बॉय सहित 438 पद हैं सैंक्शन, और वहाँ पर कार्यरत 303 हैं, तो 135 पद हैं वो रिक्त हैं। तो यह कब तक आप भरेंगे? बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बागीडोरा में कुल सब सेंटर 117 हैं, PHC 14 हैं, CHC 6 और 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। यहाँ पर जो है टोटल जो नॉन गेजेटेड जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह है उनके सैंक्शन पद तो हैं 438 और वर्किंग है 303 और वेकेंट है 135, और जो डॉक्टर्स के जो गेजेटेड हैं 50 सैंक्शनड हैं, 30 वर्किंग है और 20 वेकेंट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि हमारे जब से आज़ादी से आज दिन तक जो भर्तियाँ जो हुई हैं हमारे विभाग के अंदर, अभी 25,000 जो नॉन गेजेटेड स्टाफ की भर्ती हुई है, हमने उसको राजस्थान पोर्टल पे डाला। जो उसने अपना मेरिट सबसे पहले लिया, उसके बाद जो हैं विडो लेडी हैं, सिंगल लेडी हैं, डाइवोर्स हैं, जो विकलांग हैं, और ऐसे सबको करके, और उस कंप्यूटर ने सीधा जो राजस्थान पोर्टल ने खाली रिक्त पदों में राजस्थान में लोगों को भेजा गया। सबसे भारी जो बेनिफिट जो हुआ है वो आपके ट्राइबल एरिया और डेजर्ट एरियाज के अंदर हुआ है। अगर आप देखें कि 438 में से 303 पद भर गए हैं, ये मैं सोचता हूँ ट्राइबल एरिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। फिर भी अभी जो नए रिक्रूटमेंट अभी 25,000 और होने जा रहे हैं, वो उस रिक्रूटमेंट्स के नाते जो है हम ट्राइबल एरियाज को हम विशेष जो हम अधिकार देंगे। अगला पूरक कुछ पूछना है बाकी? माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ समय पहले कुछ लोगों द्वारा भी शिकायत दर्ज की गई थी और आपके द्वारा जो जवाब आया है, जिसके अंदर कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभद्र तरीके से लापरवाही पूर्वक काम किया और कई लोगों की मौत हो गई है, और जिनका और आमजन के साथ में सही व्यवहार नहीं है। अगर इनके खिलाफ में आपके पास में कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है तो इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, और नहीं की तो क्यों नहीं की, और करेंगे तो कब तक करेंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 4 में है। छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं उनका तो निस्तारण किया जाता है। अगर कोई माननीय विधायक महोदय को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर जो न्याय नहीं दिया गया हो, कार्रवाई नहीं करी हो, लेकिन 2 बड़े मुद्दे जो आए थे कंप्लेंट्स के, एक तो प्रभुलाल मेहता, उन्होंने 14/8/24 को CMA चौक जो है बांसवाड़ा और BC में जो बागीडोरा उसके उनके कंप्लेंट की, उनके खिलाफ की थी कि कोई उनकी जो डॉक्टर्स जो हैं उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये 2 बड़ी कंप्लेंट हुई। एक माननीय विधायक महोदय ने भी कंप्लेंट करी है कि जो वहाँ पर जो CMHO है वो जो है देवेंद्र दामोर, वो एक्टिवली जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अगर ऐसी कोई हम उसकी जांच करेंगे, ऐसी कोई शिकायत हो तो उसका हम निस्तारण करेंगे। कि शंकरलाल डेचा हो गई। सदस्य ने जो अभी पूछा, मंत्री महोदय, बागीडोरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ट्राइबल क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल की क्षेत्र में जो अभी आपने बताया बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या ये ट्राइबल एरिया के लिए कोई सरकार अलग से कोई ऐसा प्रावधान करे जहां मेडिकल की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लोगों को भागना नहीं पड़े, और खून की कमी के कारण और वहाँ गरीबी के कारण लोग जो है बच्चों का जो है पलायन हो रहा है और मानव तस्करी हो रही है, DNA तक बिक गया अमेरिका तक। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें आज सरकार की कोई प्राथमिकता है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पदों की बात, माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी थी कि मैंने जब बोला है कि जो पोर्टल के थ्रू ट्राइबल एरियाज और डेजर्ट एरियाज हैं, सबसे भारी वहाँ पर मैन पावर की कमी है।
तो वहां पर जो है इतनी मैन पावर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम माजी सदस्य को कहना चाहूंगा, हमारी सरकार आई उस समय ट्राइबल एरियाज की क्या पोजीशन थी आपकी, चाहे गेजेटेड हो चाहे नॉन गेजेटेड हो, पर्टिकुलरली नॉन गेजेटेड। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और आज स्थिति, जब आपकी सरकार छोड़ के गई थी तो क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। अब आपने जो स्पेशल का बोला, देखिए सूरज जो है ना रोशनी सबको बराबर देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ट्राइबल एरियाज, डेजर्ट एरियाज सबके लिए हम कर रहे हैं, सबके लिए बराबर कर रहे हैं और पर्याप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्री शंकरलाल डेचा। शंकरलाल देचा, प्रश्न बोलो। 163 प्रश्न संख्या। माननीय मंत्री जी, विधि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब लिखने पढ़ने में खोए हुए हैं। प्रश्न का खंड 1, चूंकि आपने कर्मोन्नत का मांगा है और कर्मोन्नत के लिए मैंने पूरा डिटेल जवाब दिया है, मेरा निवेदन ये है सागवाड़ा कि वर्तमान में सांगवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं है। यद्यपि सांगवाड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित है। ये भी सही है कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सांगवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इस तरह के प्रकरण काफी संख्या में लंबित है। सांगवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। भविष्य में इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और न्यायालयों को कर्मोन्नत करने और नया न्यायालय कैंप कोड करने का विचार करेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय भी यह मानता है कि सागवाड़ा में 3000 से भी ज़्यादा मुकदमे लंबित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का भवन बनकर तैयार है, सरकार पर वित्तीय भार भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सरकार चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय परामर्श प्रस्ताव पत्रावली जो विचारार्थ लंबित है उसे मंगवाकर उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। तो मैं मंत्री महोदय से इस विषय में पर क्या कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कथन सही है, उधर का लंबा एरिया है, डिस्टेंस भी है, प्रकरण भी काफ़ी है। हम पूरा प्रयास करेंगे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कि हमको अनुमति मिले, तो इनका जो मांग है उसके अनुसार गंभीरता से इस पर विचार कर पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हो गया जी, धन्यवाद मंत्री महोदय। अगला प्रश्न सुरेश मोदी। प्रश्न संख्या 364। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हाँ मेरे पास जवाब आ गया है। ठीक, पूरा पूछो। और मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया नहीं है, सूची नहीं लगाई है इसमें कि कौन कौन सी दुकानों के आवेदन हुए और किन किन को दी गई। आपने जवाब में बताया कि 39 रिक्त दुकानों में से हमने 15 पर चयन प्रक्रिया पूरी की और शहरी क्षेत्र में 10 में से 3 में पूरी की है, यानी 30%। तो बाकी 70% आबादी को आप राशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। आपने जवाब में लिखा है कि साहब मार्गदर्शन हेतु पेंडिंग रखी है हमने। ये कोई मार्गदर्शन हेतु पेंडिंग, जब नियम बने हुए हैं तो किस बात की पेंडिंग रखी है, किससे मार्गदर्शन लेना चाहते हो आप? सीधी सीधी इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, बोली लगती है। आप पेंडिंग पूछो। तो ये मेरा प्रश्न यही है कि साहब जब नियम बने हुए हैं तो किससे मार्गदर्शन चाहिए आपको? काय का मार्गदर्शन चाहिए? अरे उत्तर आ गया ना माननीय मंत्री जी, उत्तर तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय नीम के थाना से आने वाले विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि इनकी विधानसभा के अंदर टोटल 39 दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।
उसके अंदर 38 तो पहले से खाली थी और एक नवसर्जित थी, जिसमें से 15 दुकानें थी। उसकी लगभग जो विभागीय प्रक्रिया वो पूर्ण कर जाकर उसके चयन का आदेश जारी कर दिए, जिसमें से 8 के प्रतिकार पत्र भी हमने जारी कर वितरण का कार्य चालू हो चुका है। और जो शेष 7 बची है उसमें कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने से प्रतिकार पत्र जारी होना शेष है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। और 7 दुकानों के माननीय अध्यक्ष महोदय हमें आवेदन ही प्राप्त नहीं हुए। 2 दुकानों पे माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन है। मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय कि जब नियम बने हुए हैं तो क्या मार्गदर्शन चाहिए, किससे मार्गदर्शन चाहिए? आप तो वही जवाब रिपीट कर रहे हो जो आपने लिखित में दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये बताने का कष्ट करें 20 और 21 वार्ड में मेरे नहीं, अरे जवाब ये नहीं दे रहे कि मार्गदर्शन किसका चाहिए। जब नियम बने हुए हैं तो मार्गदर्शन क्या चाहिए, किससे चाहिए मार्गदर्शन? गांधी जी से चाहिए क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि इनके द्वारा जिन वार्डों के बारे में दुकानों की बात कर रहे हैं, जल्दी उसका निस्तारण कर देंगे। मार्गदर्शन किसका चाहिए वो पूछ रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्गदर्शन से जब मैं जिला कलेक्टर से जब हमारे पास आते हैं तो वो लिंबित रहते हैं, हम उसका परीक्षण करते हैं, जल्दी हम उसका निस्तारण कर देंगे। मार्गदर्शन तो आप दोगे उनको? हाँ, अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जवाब में लीपापोती की है इन्होंने। अरे आप तो दूसरा पूछो। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये है, उनका पूरा होने दो। अरे उनका पूरा होने दो माननीय सदस्य, दूसरा पूछो। कि क्या राज्य सरकार आवंटन सलाहकार समिति में विधायक को शामिल करने का विचार रखती है, जिससे कि पारदर्शिता रहे? सरकार आपकी है, आपके तो 3 प्रतिनिधि वैसे ही आप आवंटित करते हैं विधायकों का, तो आप विधायक को इसमें सलाहकार समिति में वो मनोनीत करने का विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 17/3/2016 को जो आवंटन सलाहकार समिति है उसके नियम हैं, उसके तहत विधायक को इस समिति में सदस्य नहीं लिया गया है। माननीय सदस्य बार-बार पूछ रहे हैं आपको मार्गदर्शन किससे चाहिए। मंत्री महोदय बता रहे हैं कलेक्टर से मार्गदर्शन, तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। कलेक्टर मार्गदर्शन क्या करेंगे? वो मैंने भी कहा ये तो गलत बात है। मंत्री जी को मार्गदर्शन कलेक्टर साहब देंगे, ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर, ऐसा नहीं है। जिला अरसद अधिकारी ने हमारे विभाग में मार्गदर्शन हेतु भेजा था, हम जल्दी निस्तारण कर देंगे। सुश्री नौकश्याम, सुश्री नौकश्याम, श्रीमती गीता बरवर। मेरे पास जवाब आ गया है। प्रश्न संख्या तो बोलो। 366। 366। जब सीमेंट प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बैग हाउस अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, तो इसको अनुमति कैसे दी? क्या ये उद्योगों को नियमों से छूट देने और आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं लगता? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न किया उसके बारे में मेरा ये कहना है, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि उद्योग द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में संचालन सम्मति हेतु दिनांक 9/9/2025 को आवेदन किया गया था। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 29/10/2025 व 29/1/2026 एवं तत्पश्चात 26/2/2026 को किया गया है। निरीक्षण के दौरान उद्योग पूर्ण रूप से संचालन की अवस्था में नहीं पाया गया एवं संचालन से पूर्व की प्रक्रिया के तहत केवल लाइट अप फायरिंग अवस्था में पाया गया है, जिसमें प्लांट के स्थापित मशीनरी की प्रक्रियागत दक्षता जांचने का कार्य किया जाता है। उद्योग द्वारा अभी तक किसी प्रकार का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा जो बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है वह सीमेंट मिल में बैग हाउस स्थापित करने में लगने वाले समय के लिए की गई है। उद्योग द्वारा बिना बैग हाउस स्थापित किए सीमेंट मिल का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। उद्योग द्वारा लिखित में 11/3/2026 तक बैग हाउस स्थापित करने की टाइमलाइन दी गई है। उसके बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा कि उद्योग प्रदूषण फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। माननीय सदस्य। मंत्री जी, आपने बताया कि वहाँ पे काम चालू नहीं हुआ है।
मंत्री से नहीं पूछना है, अध्यक्ष जी के द्वारा पूछना है। अध्यक्ष जी से पूछ लेती हूँ। वहाँ काम चालू नहीं हुआ है कि आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि उद्घाटन नहीं हुआ है, काम वहाँ पर चालू है। और मेरा दूसरा पूरा क्वेश्चन है कि क्या ग्रामीणों की शिकायत आने पर ही सरकार अधिकारी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तभी जाएंगे? इन जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी नहीं है कि समय समय पर निरीक्षण किया जाए? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है और हर 2 माह में 3 माह में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस उद्योग को नोटिस दिया जाता है और उसको कमी जो है उसको दूर करने का समय दिया जाता है। और उसके बावजूद भी यदि वो कमियां पाई जाती हैं तो उसकी सीटीओ वापस ले ली जाती है और उसको फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है और सीटीओ दोबारा लेने के लिए उसको वापस अप्लाई करना पड़ता है और समय सीमा है, उसके अंदर अगर मापदंड सही पाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो वो सारे सीटीओ वहाँ पर काम चालू है और आपसे मेरा निवेदन है कि वहाँ पे एक बार आसपास के गांवों का सर्वे करवाया जाए और वहाँ से लोगों से जानकारी ली जाए कि वहाँ पे वास्तव में प्रदूषण की वजह से उनको प्रॉब्लम है या नहीं है। उत्तर पूरा होने तो आप पूछ लेना, आपको पूरे आजादी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी भी ग्रामवासी के द्वारा ना तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, ना जिला अधिकारी के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी शिकायत है तो वो मुझे लिखित में दे देंगे, हम जांच करा लेंगे और कुछ जांच में कमी पाई गई तो उस उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक उस उद्योग के अंदर उत्पादन